नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान सबके लिए आवास योजना से जुड़ा है। श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 6 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए 2000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सरकार और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में अगले दौर की बातचीत जारी। भारत ने पड़ोसी देशों को स्वदेशी कोविड वैक्सीन की खेप भेजने का काम शुरू किया। अमेरिका में कड़ी सुरक्षा के बीच जो बाइडेन आज देश के नए राष्ट्रपति और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के आत्मसम्मान और स्वयं के घर के बीच सीधा संबंध है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका भी अपना घर हो सकता है और वे जीवन में किसी भी समस्या से निपट सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 6,10,000 लाभार्थियों को लगभग 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की। इसमें 5,30,000 लाभार्थियों को पहली किस्त और 80,000 लाभार्थियों को जारी की गई दूसरी किस्त शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना को 5 साल पहले शुरू किया गया था और इस छोटी सी अवधि में इस योजना ने देश के गरीब लोगों में ये विश्वास पैदा किया कि उनका भी अपना घर हो सकता है। श्री मोदी ने कहा कि देश के गरीबों के लिए इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल 22 लाख घर बनाए जाने हैं। गांव में रहने वाले गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई। देश ने आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए। अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब 1.25 करोड़ घरों की चाबी लोगों को दी जा चुकी है। 1.25 करोड़ घरों की चाबी। इन घरों को बनाने के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए अकेले केंद्र सरकार ने दिए हैं। घरों को महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये योजना ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त कर रही है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर मकान महिलाओं के नाम हैं। घर के साथ गैस सिलेंडर और बिजली कनेक्शन जैसी कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का स्वाभिमान, महिलाओं का अधिकार, और इसलिए हमने जो घर देंगे महिलाओं को घर का मालिक बनाने का प्रयास उसमें होना चाहिए। ऐसे सभी परिवारों की पहचान करके भी उन्हें इस योजना से जोड़ा जा रहा है। ये आवास ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन रहे हैं, क्योंकि अधिकतर आवास घर की महिलाओं के नाम पर ही आवंटित किए जा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जा रहा है। इस पूरे अभियान की सबसे खास बात यह है कि जितने भी घर बन रहे हैं सबके लिए पैसा सीधे गरीबों के बैंक खातों में दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सरकारी योजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन और राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की। अनेक एक्सप्रेसवे का तेजी से चल रहा काम, तो दूसरी तरफ एम्स जैसे बड़े संस्थान मेरठ एक्सप्रेसवे लेकर बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे तक यूपी में विकास की रफ्तार तेज करेंगे। यही वजह है कि आज यूपी में बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ रही हैं और छोटे छोटे उद्योगों के लिए भी रास्ते खुले हैं।
यूपी की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इस योजना से स्थानीय कारीगरों को फिर से काम मिलने लगा है। हमारे गांव में रहने वाले स्थानीय कारीगरों की, गरीबों की, श्रमिकों की यही आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करेगी। श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 8,500 से अधिक गांवों में निर्माण का काम पूरा हो गया है और 51,000 से अधिक लाभार्थियों को भूमि प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे गांवों में भूमि संबंधी कई मुद्दे सुलझ जाएंगे। उन्होंने लोगों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने को कहा, क्योंकि इससे उन्हें बैंक से ऋण प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी और उनकी भूमि की कीमत भी बढ़ेगी। गांव में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन, उनके घर के मालिकाना हक के कागज टेक्नोलॉजी के माध्यम से नाप करके ये हक उनको दिया जा रहा है। आजकल यूपी के भी हजारों गांवों में ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है, मैपिंग कराई जा रही है, ताकि लोगों की संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम से ही दर्ज रहे। इस योजना के बाद जगह जगह जमीनों को लेकर गांव में होने वाले विवाद समाप्त हो जाए। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आप गांव की जमीन या गांव का कागज घर दिखाकर जब चाहे बैंक से लोन भी ले पाए। स्वामित्व योजना का अच्छा प्रभाव अब गांव में बने घरों और जमीनों की कीमतों पर भी होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर कहा कि मंत्रालय द्वारा इस वित्तीय वर्ष में पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 14,61,000 लाभार्थियों को मकान मिल चुके हैं और इस वर्ष 7,10,000 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब राज्य के लगभग हर गांव में इस योजना के अंतर्गत बनाए गए मकान देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हर गरीब के आवास के सपने को साकार किया है। आज हर गांव में हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास देखने को मिलता है और यही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी हम किसी भी मोहल्ले में जाते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी वहां पर हमें देखने को मिलता है। यह गरीब के जीवन में परिवर्तन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है वह साकार होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर खीरी, चित्रकूट, वाराणसी, अयोध्या और सहारनपुर जिलों के लाभार्थियों से भी बात की। उत्तर प्रदेश ने पिछले साल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पिछले साल 9 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत देश में अब तक 1 करोड़ 26 लाख घर देश भर में बन चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय अनुदान के साथ लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अकुशल श्रम मजदूरी और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की सहायता भी दी जाती है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 10वें दौर की वार्ता नई दिल्ली में जारी है। 15 जनवरी को आयोजित 9वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि पिछली बैठक के बाद किसान संगठनों से एक अनौपचारिक समूह बनाकर अपनी मांगों के बारे में सरकार को एक मसौदा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। श्री तोमर ने कहा कि सरकार कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का रुख सकारात्मक है और जल्द ही बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकल आएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
भारत आज से कई देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति आरंभ कर रहा है। आने वाले दिनों में इन टीकों की लाखों खुराकों की आपूर्ति करने की भारत की योजना है। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सरकार को पड़ोसी देशों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सहयोगी देशों से टीकों की आपूर्ति के कई अनुरोध मिले हैं। इनके जवाब में भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स के लिए टीकों की आपूर्ति आज से शुरू की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस के मामले में भारत आवश्यक स्वीकृति मिलने का इंतजार कर रहा है। घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत आने वाले समय में कोविड टीकों को अपने सहयोगी देशों को चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराएगा। विदेशों में टीकों की आपूर्ति करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू टीका निर्माताओं के पास देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त टीके उपलब्ध रहें। महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण अभियान के पहले चरण में 14,883 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा चुके हैं। कुछ स्थानों पर टीकाकरण अभियान कल देर शाम तक चलता रहा। बिहार में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 47,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.24% हो गई है। अब तक 2 करोड़ कोरोना जांच की जा चुकी है। राज्य में 2,54,000 से अधिक मरीज संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। फिलहाल राज्य में 3,000 से अधिक मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। देश में कोविड से अब तक 1 करोड़ 2,45,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर 96.7% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,283 लोगों की संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस दौरान लगभग 17,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में संक्रमित लोगों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है और ये संख्या 2 लाख से भी कम रह गई है। इस समय 1,97,000 लोग संक्रमित हैं, जो लगभग 1.86% के आसपास हैं। इनमें से लगभग 60% लोग अपने घरों में ही क्वारंटीन हैं और उनमें कोविड के मामूली लक्षण हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण भाव से काम किए जाने से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है। मंत्रालय ने कहा है कि मृत्यु दर में कमी आई है और ये अभी 1.44% है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 267 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। अब राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,92,395 हो गई है। कल 27,000 लोगों की कोविड जांच की गई। इस दौरान 346 रोगियों के ठीक होने से राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.11% तक पहुंच गई है। अब तक 2,86,893 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार कल 2 लोगों की मौत होने से मरने वालों की संख्या 1,583 हो गई है। इस बीच कल हैदराबाद में 55 रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि करीमनगर, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी जिले में 10-10 रोगियों की पुष्टि हुई है। झारखंड में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.13% हो गई है। प्रदेश में संक्रमण से 1,15,683 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय राज्य में कुल 1,147 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 101 नए मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान 141 लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 50,86,692 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में संक्रमण से अब तक 1,057 लोगों की मौत हुई है। चीन की राजधानी पेइचिंग में पिछले वर्ष 10 दिसंबर के बाद आए सभी लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। हाल ही में पेइचिंग में कोरोना संक्रमण के कई नए मामलों का पता चलने के बाद ये फैसला किया गया। पेइचिंग में बाहर से आने वाले लोगों के क्वारंटीन में रहने की अवधि बढ़ाकर 28 दिन कर दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि कल संक्रमण के 161 नए रोगियों का पता चला। मध्य प्रदेश के 32 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इन जिलों में प्रशासन द्वारा प्रभावित स्थलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू संक्रमित जिलों की संख्या 32 हो गई है। 3 जिलों झाबुआ, हरदा और मंदसौर के पोल्ट्री फार्म में भी बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके पहले 3 जिलों नीमच, इंदौर और आगर के पोल्ट्री बाजार से एकत्र किए गए चिकन के नमूनों में भी संक्रमण की पुष्टि हुई थी। प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने जिला और वन अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अब तक 3,890 कौओं और जंगली पक्षियों के मरने की सूचना है। विभिन्न जिलों से 453 नमूने जांच के लिए राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु चिकित्सा अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान सबके लिए आवास योजना से जुड़ा है। श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 6 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए 2,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सरकार और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में अगले दौर की बातचीत जारी। भारत ने पड़ोसी देशों को स्वदेशी कोविड वैक्सीन की खेप भेजने का काम शुरू किया। अमेरिका में कड़ी सुरक्षा के बीच जो बाइडेन आज देश के राष्ट्रपति और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। सरकार ने संसद के बजट सत्र के मद्देनजर 30 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्राइवेट टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि ये बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में किसी भी मुद्दे पर बहस करने को तैयार है। संसद सत्र इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 15 फरवरी को खत्म हो जाएगा, जबकि दूसरे चरण का सत्र 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। कोविड महामारी के मद्देनजर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दिन के 2 बजे तक होगी और लोकसभा की बैठकें शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल को आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की जानकारी दी गई। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान उज्बेकिस्तान और भारत के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के बीच अनुसंधान तथा पायलट परियोजनाओं की पहचान की जाएगी। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अनुसंधान और सहयोग मुख्य रूप से सौर फोटोवोल्टिक सेल, भंडारण प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के क्षेत्र में होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एंग हेन के साथ बैठक की। श्री सिंह ने बैठक को सार्थक बताते हुए कहा कि आज की बातचीत से दोनों देशों को काफी लाभ होगा और संबंध और प्रगाढ़ होंगे। नीति आयोग ने आज भारत नवाचार सूची का दूसरा संस्करण जारी किया। नीति आयोग ने कहा है कि यह सूची देश को नवाचार उन्मुख अर्थव्यवस्था के रूप में कायाकल्प करने की सरकार की निरंतर वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है। आज नई दिल्ली में सूची जारी करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि इससे ये पता चलता है कि भारत सही मार्ग पर चल रहा है और विभिन्न राज्य पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा नवाचार और प्रौद्योगिकी पर जोर देते रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों की आकांक्षाएं पूरी होने के साथ ही चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। इस अवसर पर आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नवाचार देश को आत्मनिर्भर बनाकर $50 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने आज अवलोकना सॉफ्टवेयर की शुरुआत की, जो सरकार के 39 विभागों द्वारा 1,800 कार्यक्रमों पर किए गए खर्च और आवंटन की जानकारी उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री ने आज बेंगलुरु में जिला उपायुक्तों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक में वर्ष 2019-20 के लिए विकास कार्यक्रमों से संबंधित आंकड़े भी जारी किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री द्वारा आज जारी किए गए अवलोकना सॉफ्टवेयर पारदर्शक ई गवर्नेंस माध्यम है, जिसके द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार सरकारी आवंटन की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सकती है। विभिन्न विभाग द्वारा योजनाओं पर खर्च हुए वित्तीय जानकारी के आधार पर सरकार योग्य निर्णय ले पाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान और केंद्र सरकारी आवंटन की जानकारी अब सरकार को उसी दिन प्राप्त हो पाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिला वरिष्ठ अधिकारी सुनिश्चित
सुनिश्चित करें कि अवलोकना में जानकारी अपलोड करने में देरी न करें। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। महाराष्ट्र में कोविड महामारी और उसके बाद लगाए गए लॉकडाउन के कारण पथ विक्रेताओं का रोजगार प्रभावित हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने इन विक्रेताओं को एक बार फिर से आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 4,600 पथ विक्रेताओं को वित्त सहायता प्रदान करने का लक्ष्य लातूर नगर निगम के सामने था। इन विक्रेताओं को ऋण प्रदान करने के लिए नगर निगम द्वारा विभिन्न बैंकों को 4,397 प्रस्ताव भेजे गए। उनमें से 2,533 ऋण प्रस्ताव को बैंकों ने अब तक मंजूरी दे दी है। 2,000 से अधिक मंजूर ऋण प्रस्ताव के साथ लातूर नगर निगम राज्य में तीसरे स्थान पर है। नगर निगम के परियोजना अधिकारी चंद्रकांत तोड़कर ने बताया कि इस योजना के माध्यम से अब तक 1.5 करोड़ रुपए से अधिक राशि का वितरण किया जा चुका है। अरुण समुद्रे के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। पुदुचेरी में निर्वाचन विभाग ने आज फोटो मतदाता सूची जारी की। सूची के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या 10,03,32,681 है। हमारी संवाददाता ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं। सबसे अधिक 42,329 विलियानूर में और सबसे कम ओरलेनीपेट में 24,700 मतदाता हैं। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी कस्बे में एक सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 8 औरतें और 4 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना कल रात पत्थरों से लदे ट्रक के एक कार से टकराने के बाद 2 अन्य कारों पर पलटने से हुई। 17 घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। घायलों को भी 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 25-25 हजार रुपए देने की भी घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को आज देश के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। सुश्री कमला हैरिस अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। वे अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। इस पद को ग्रहण करने वाली वे दक्षिण एशियाई मूल की भी पहली और पहली ही अश्वेत महिला भी होंगी। 78 वर्षीय जो बाइडेन अपनी 127 वर्ष पुरानी पारिवारिक बाइबल के साथ शपथ लेंगे। इस अवसर पर उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन भी मौजूद रहेंगी। इस बीच शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती के अवसर पर बिहार में प्रकाशोत्सव पूरे धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देश भर से हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। इस अवसर पर विशेष लंगर का भी आयोजन किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार विदेशों और देश के अन्य हिस्सों से कम श्रद्धालु पहुंचे हैं। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में श्रद्धालु आज सुबह से ही मत्था टेक रहे हैं। सबद कीर्तन से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। इस मौके पर गुरुद्वारा को आकर्षक और मनमोहक ढंग से सजाया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ चल रहा है। अखंड पाठ की समाप्ति के बाद विशेष दीवान आयोजित किया जाएगा। अमृत बेले में आरती, अरदास, बैंड बाजे की धुन, आतिशबाजी और पुष्प वर्षा कर गुरु जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके पूर्व आज शाम संत समागम होगा, जिसमें देश विदेश के श्रद्धालु भाग लेंगे। गुरु पर्व के अवसर पर विशेष लंगर का आयोजन किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना साहिब से मैं कृष्ण कुमार लाल।
गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में 1666 ईस्वी में हुआ था। उन्हें केवल 9 साल की उम्र में अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद उत्तराधिकारी बनाया गया था। हमारी चंडीगढ़ संवाददाता ने बताया है कि पंजाब और हरियाणा में भी प्रकाश पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के अलग अलग गुरुद्वारों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। सुबह श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवरों में स्नान किया और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेका। श्री गुरु ग्रंथ साहब के समक्ष नतमस्तक होने के बाद श्रद्धालु पवित्र बानी को सुन रहे हैं। आज अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में श्री अकाल तख्त साहिब और गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहब में गुरु जी से संबंधित साजो सामान के जलौ भी सजाए गए। जगह जगह लंगर भी लगाए गए हैं और लोगों को लंगर बांटे जा रहे हैं। शाम को श्री हरमंदिर साहिब में पूरी रौनक होगी। श्री हरमंदिर साहिब में दीपमाला की जाएगी और आतिशबाजी भी होगी। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि उनका जीवन मानवता के लिए प्रेरणादायक रहा है। गुरु जी ने जीवन भर समाज में समानता के लिए लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन न्यायपूर्ण समाज गठित करने के लिए समर्पित था। श्री मोदी ने कहा कि गुरुजी जीवन भर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। गोवा के पणजी में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शैक्षणिक चर्चा फिल्म निर्माताओं के लिए एक अवसर है जिसमें वे अपनी कला को नया रूप दे सकते हैं। ये महोत्सव इस महीने की 24 तारीख तक चलेगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवाएं चल रही हैं। आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। तापमान 23 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में आसमान साफ है। न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। जम्मू में आसमान साफ है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे, जबकि अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का अनुमान है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे और 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ है। तापमान 3 और 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देहरादून में आसमान साफ है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चंडीगढ़ में भी आसमान साफ है। तापमान 11 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हैदराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अहमदाबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। पटना में आज घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान 11 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और गुवाहाटी में बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड के साथ अगले महीने होने वाली 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम की घोषणा कर दी है। भारत के नियमित कप्तान विराट कोहली की टीम में वापसी हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान सबके लिए आवास योजना से जुड़ा है। श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 6 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए 2000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सरकार और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में अगले दौर की बातचीत जारी। भारत ने पड़ोसी देशों को स्वदेशी कोविड वैक्सीन की खेप भेजने का काम शुरू किया।
और अमेरिका में कड़ी सुरक्षा के बीच जो बाइडेन आज देश के राष्ट्रपति और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।